नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। खबर दिन भर देख रहे हैं आप और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से हम करने जा रहे हैं। बिहार के रोहतास में भारी हंगामा हुआ है। दरअसल ज्वेलरी व्यापारी के मर्डर के बाद लोग सड़कों पर उतर आए। ये जोरदार प्रदर्शन, शव रखकर थाने का घेराव कर लिया गया। गुस्साए लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पुलिस ने ग्रामीणों पर पलटकर लाठीचार्ज किया। तो रोहतास के बड्डी थाना इलाके में आभूषण व्यापारी बताए जा रहे हैं जिनका मर्डर हुआ था और उसी के बाद लोगों का ये गुस्सा भड़का। कानून व्यवस्था को लेकर लोगों में बहुत नाराजगी। शव को रखा, थाने का घेराव करके लोगों की तरफ से पथराव किया गया। पुलिस पर जोरदार पत्थरबाजी लोगों ने की, जिसके बाद पुलिस ने भी यहाँ जो ग्रामीण इकट्ठा हो गए थे उन पर लाठियां भाजी। तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरीके की अफरा तफरी का माहौल है, कैसे लोगों का हुजूम था जिसने शव रखा और फिर थाने का घेराव कर पथराव शुरू कर दिया। मौके पर पुलिस बल की मौजूदगी थी। बड़ी संख्या में पुलिस बल को आप देख रहे हैं जिसने लाठीचार्ज कर इस भीड़ को तितर बितर किया। तो मर्डर से आक्रोश है, हंगामा, पथराव और लाठीचार्ज की ये तस्वीरें बिहार के रोहतास से आपके सामने। आभूषण व्यापारी बताया जा रहा है जिसकी कल हत्या कर दी गई। ये ज्वेलरी कारोबारी, इसकी हत्या के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया। शव रखकर पुलिस थाने का घेराव कर पुलिस पर जमकर पथराव किया। इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंच गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कीव में भारतीयों ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन दौरे पर पूरी दुनिया की नजर लगी हुई है पीएम के इस दौरे पर। यूक्रेन की राजधानी कीव में बड़ी संख्या में जुटे भारतीय। मोदी से मिलकर आए शख्स का दावा, उन्होंने मोदी से कहा युद्ध को रुकवाइए, तो मोदी ने जवाब दिया अब मैं आ गया हूं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री मोदी जब तक यूक्रेन में रहेंगे तब तक रूस हमला नहीं करेगा। यूक्रेन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए। कीव में पीएम मोदी की सुरक्षा में भारत की एसपीजी के जवान तैनात हैं। अलर्ट पर सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन के जवान। एबीपी न्यूज भी कीव पहुंचा। भारतीय व्यापारियों के साथ बातचीत। व्यापारी बोले प्रधानमंत्री के दौरे के बाद अब उन्हें मिलेगा काफी फायदा। अभी तक शक की नजर से उन्हें देखा जा रहा था जो अब नहीं देखा जाएगा। कीव में भारतीय व्यापारियों से एबीपी न्यूज ने की स्थानीय मुद्दों पर बातचीत। रूस के साथ युद्ध के चलते व्यापार पर बड़ा असर पड़ा है। युद्ध की वजह से महंगाई भी बढ़ गई। रूस के साथ भारत के अच्छे रिश्तों के चलते यूक्रेन के लोगों को भरोसा है। कहा युद्ध रोकने में अहम भूमिका निभा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत की मदद से रुक सकता है युद्ध। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर यूक्रेन की पूर्व प्रधानमंत्री यूलिया का बयान। कहा प्रधानमंत्री मोदी हमारे लिए एक महान व्यक्ति, उनके दौरे से यूक्रेन में शांति व्यवस्था कायम करने में मदद मिलेगी। यूक्रेन रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी का शांति संदेश। कहा शांति बहाल करने के लिए भारत हर संभव सहयोग देने को तैयार। किसी भी संघर्ष का समाधान युद्ध के मैदान में नहीं निकाला जा सकता। पोलैंड यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा मेरी पोलैंड यात्रा बेहद खास रही। दशकों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने पोलैंड की धरती पर कदम रखा। पोलैंड के साथ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होने की उम्मीद। 4 दिवसीय अमेरिकी दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। भारतीय प्रवासियों को किया वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया। दौरे के दौरान सैन्य रणनीतिक सहयोग पर होगी खास बातचीत। उत्तर प्रदेश में आज हो रही कांस्टेबल भर्ती परीक्षा। हर जिले के सेंटर्स पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 31 अगस्त तक चलेगी परीक्षा। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर गाजियाबाद, वाराणसी, मेरठ समेत दर्जनों जिलों में बड़ी संख्या में पहुंचे कैंडिडेट्स। पेपर लीक के चलते फरवरी में रद्द की गई थी परीक्षा। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए प्रशासन ने किए विशेष इंतजाम। सीसीटीवी के जरिए परीक्षा केंद्रों पर रखी जा रही है नजर। निगरानी के लिए कमांड सेंटर बनाए गए।
कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पर मेरठ के डीएम की चेतावनी, कहा एग्जाम को लेकर व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई तो कड़ी कार्रवाई करेंगे। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर गोरखपुर में गड़बड़ी की खबर। एसटीएफ ने गड़बड़ी के शक में श्रावस्ती में तैनात महिला कांस्टेबल पिंकी सोनकर को हिरासत में ले लिया है। कांस्टेबल के मोबाइल से 5 एडमिट कार्ड मिले। ओडिशा विधानसभा में बजट सत्र के दौरान जबरदस्त हंगामा हो गया। स्पीकर की कुर्सी तक पहुंच गए विपक्षी दलों के विधायक। गंजम जिले में शराब त्रासदी को लेकर यह बवाल हुआ। आबकारी मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है ओडिशा में विपक्ष। 8वें दिन पूछताछ के लिए सीबीआई दफ्तर पहुंचे आरजीकर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष। पिछले 7 दिन में सीबीआई कर चुकी है 88 घंटों से ज्यादा की पूछताछ। कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई की जांच तेज हो गई है। अब तक 73 लोगों से पूछताछ कर चुकी है सीबीआई। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के पॉलीग्राफ टेस्ट को मंजूरी मिली। 4 ट्रेनी डॉक्टर्स का भी होगा पॉलीग्राफ टेस्ट। सीबीआई को लगता है पूछताछ में ये लोग सच नहीं बता रहे। दिल्ली एम्स और आरएमएल के रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म। सीजीआई ने की थी काम पर लौटने की अपील। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया। महाराष्ट्र के बदलापुर में जगह जगह लगे मराठी भाषा में पोस्टर के जरिए बदलापुर में हुई घटना का जताया विरोध। लिखा, बदलापुर में ओछी राजनीति नहीं चाहिए। बदलापुर में नाबालिग बच्चियों से यौन उत्पीड़न केस में एसआईटी ने दूसरी बच्ची का बयान भी दर्ज किया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कल फटकार लगाई थी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुई खौफनाक वारदात। नाबालिग बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी। खेत से बरामद हुआ बच्ची का शव। पहले बदलापुर, अब महाराष्ट्र का कोल्हापुर। बच्ची से दरिंदगी का मामला। सड़क पर उतरे उद्धव ठाकरे गुट के कार्यकर्ता। कोल्हापुर में किया जमकर विरोध। वक्फ संशोधन पर जेपीसी की पहली मीटिंग में सांसदों के बीच हुई तीखी नोकझोंक। सूत्रों के हवाले से खबर। संशोधन विधेयक के विरोध में हैं विपक्षी सांसद। जेपीसी बैठक में विपक्षी दलों ने बिल को रिजेक्ट करने की मांग की है। सूत्रों के मुताबिक संशोधन बिल को बताया धार्मिक स्वतंत्रता और कई अन्य कानूनों का उल्लंघन। जमीयत उलमा हिंद के चेयरमैन मौलाना अरशद मदनी का बड़ा दावा, वक्फ बिल बदलेगा। अगर आज ना बदला गया तो जो दूसरी गवर्नमेंट आएगी वो बदलेगी। भरोसा है इंडिया गठबंधन की सरकार बदल देगी। वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे मुस्लिम संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा, सरकार में शामिल पार्टियां हमारे साथ हैं। सरकार मुसलमानों की सलाह से कानून बनाए तो हम साथ देंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दावे पर कांग्रेस नेता राजेश राठौड़ ने कहा है, अगर चिराग नीतीश नायडू केंद्र सरकार के खिलाफ हैं तो बोलते क्यों नहीं? सरकार से समर्थन वापस क्यों नहीं लेते? चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग की पहली सालगिरह आज मनाया जा रहा है राष्ट्रीय स्पेस डे। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया, हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के योगदान की सराहना करने का दिन है आज। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के मौके पर दिल्ली में भारत मंडपम में लगाई गई प्रदर्शनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतरिक्ष से जुड़ी भारत की उपलब्धियों को देखा। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्मचारी संगठनों के नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया है। 24 अगस्त को होगी मीटिंग। नई पेंशन स्कीम पर हो सकती है बातचीत। एमपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों ने एनसीपी एसपी सुप्रीमो शरद पवार से मुलाकात की। शरद पवार ने मुख्यमंत्री के सामने मुद्दा उठाने का आश्वासन दिया। दिल्ली में बुजुर्गों को फिर से मिलने लगी पेंशन। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने बताया, जिन 1 लाख लोगों की पेंशन रुकी थी उसमें से 90,000 को पेंशन भेजी जा चुकी है। सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर आज सुनवाई नहीं हो पाई। 5 सितंबर मिली है अगली तारीख।
हिमाचल प्रदेश में विधायक खरीद फरोख्त मामले में शिमला पुलिस ने पूर्व विधायक राजेंद्र राणा के केएल ठाकुर और देवेंद्र भुट्टो को तलब किया। झारखंड में हेमंत सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा की आक्रोश रैली। हेमंत सरकार पर लगाया वादा खिलाफी, करप्शन सहित कई और आरोप। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले महाविकास आघाड़ी में टिकट बंटवारे को लेकर पेच फंस गया है। सूत्रों के मुताबिक उद्धव चाहते हैं ज्यादा सीट, लेकिन कांग्रेस उद्धव की डिमांड पर सहमत नहीं। जम्मू में राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कहा, जो भी गठबंधन हो रहा है, हम चाहते हैं हमारे कार्यकर्ताओं को सम्मान मिले। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा। हरियाणा बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक का आज दूसरा दिन। टिकट बंटवारे पर मंथन हो रहा है। हरियाणा में जननायक जनता पार्टी सभी 90 सीट पर चुनाव लड़ेगी। दुष्यंत चौटाला ने कहा, अभी आम आदमी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं। पूर्व सीएम हुड्डा पर लगाया डरने का आरोप। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए राज ठाकरे की पार्टी ने 2 और प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। चंद्रपुर और राजरा विधानसभा क्षेत्र के लिए घोषित किए हैं उम्मीदवार। जो जानकारी मिल रही है वो बिहार के नवादा से आ रही है। दरअसल बिहार के नवादा में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। जी, बिहार का नवादा और नवादा में ककोलत वाटरफॉल, जहां जलस्तर बढ़ गया है और पूरे ककोलत कुंड परिसर में पानी भर गया है। यहां बड़ी संख्या में जो पर्यटक हैं वो पहुंचते हैं। ऐसे में जो कुंड में सैलानी फंस गए थे उन्हें बाहर निकाला गया है। गोविंदपुर प्रखंड के कई इलाकों में भी पानी घुस गया। तो ये बिहार का नवादा जहां पर बाढ़ जैसे हालात बन गए। यहां ककोलत कुंड है और इसी ककोलत कुंड में जो परिसर है वहां पर पानी भर गया। दरअसल बड़े मशहूर है नवादा के ये ककोलत वाटरफॉल और दूर दूर से सैलानी जो है यहाँ पहुँचते हैं इस वाटरफॉल का नज़ारा देखने के लिए। और अचानक से यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात बन गए। ये जो ककोलत वाटरफॉल है यहाँ पानी का स्तर लगातार बढ़ने लगा और नीचे की तरफ जो कुंड है उस परिसर में पानी भर गया। अच्छा, ये नीचे की तरफ जो कुंड है इस इलाके में अमूमन जो सैलानी हैं वो यहाँ पर घूमते फिरते हैं, कम पानी का आनंद उठाते हैं। लेकिन क्योंकि ककोलत वाटरफॉल और अचानक से बाढ़ जैसे हालात, जलस्तर बढ़ा, इसी के चलते ये जो नीचे ककोलत कुंड वाला इलाका, यहाँ पर देखिए कैसे पानी का स्तर जो है वो लगातार बढ़ता चला गया और इसी के चलते कई सैलानी यहाँ फंस गए थे जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। गोविंदपुर प्रखंड है और यहाँ पर भी कई इलाकों में पानी घुसा है। भागो जल्दी देखो एगो आ गया पगला। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। भारी बारिश की वजह से उत्तर प्रदेश का मथुरा का हाल बेहाल है। यहां सड़कों पर पानी भरा हुआ है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख रहे हैं मथुरा नगरी का हाल। सड़कें कैसी लबालब हैं, पानी भरा हुआ है, निकासी का कोई रास्ता नजर आ नहीं रहा। बारिश फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इसमें थमी हुई नजर आ रही है, लेकिन बारिश ऐसी जोरदार हुई है कि उसके बाद ये पानी भरा हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं जो प्रशासन है उसके इंतजाम पर भी सवाल उठ रहा है कि क्या यहाँ जो नालियाँ हैं, जो नाले हैं, उनकी सफाई सही समय पर नहीं की गई। इसी वजह से निकासी पानी की हो नहीं पा रही और इसी वजह से ये सड़कें इस तरीके से लबालब नजर आ रही हैं। क्या ये स्कूल बस देख रहे हैं, स्कूल बस पानी में फंसकर खराब हो गई और इसी वजह से तो मथुरा की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही थी। मथुरा में किस तरीके से सड़कें जो हैं वो लबालब हैं।
मथुरा में पानी भरा हुआ है। एक बारिश में ही प्रशासन के सारे इंतजामों की जो पोल थी वो खुल गई। बड़ी खबर का रुख कर रही हूं वक्फ बिल पर। आप जानते हैं कल जेपीसी की मीटिंग हुई थी, पहली बैठक जेपीसी की जो हुई है इस पर, और इसी से जुड़ी बड़ी खबर ये आ रही है कि कल बैठक के दौरान सांसदों में तीखी नोकझोंक हुई है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। दरअसल विपक्षी सांसदों ने इस बिल को पूरी तरीके से खारिज करने की मांग की है। हालांकि जो अल्पसंख्यक मंत्रालय है उसके अधिकारियों की तरफ से जो प्रेजेंटेशन दिया गया उससे विपक्षी सांसद बेहद नाराज नजर आए। ये भी सूत्रों के हवाले से खबर। वक्फ संशोधन के प्रेजेंटेशन को असंतोषजनक बताया गया है। ओवैसी ने तो बिल के खिलाफ एक दस्तावेज सौंप दिया। वक्फ बोर्ड की शक्तियां कमजोर होंगी, ये विपक्ष की तरफ से बार बार दोहराया गया और इसका कोई जवाब जो है वो मंत्रालय के जो अधिकारी मौजूद थे वो दे नहीं पा रहे थे। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस समय मौजूद हैं और डिटेल्स अंकित गुप्ता हमें देंगे कि ये जेपीसी की जो बैठक हुई है कल, इसको लेकर कोई सहमति बनती हुई नजर नहीं आई पक्ष विपक्ष के सांसदों में। अंकित, क्या डिटेल्स मिल रही हैं? बिल्कुल रोमाना, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, जो करीबन 5 घंटे तक जो बैठक चली है उसमें जो शुरुआती जो कुछ घंटों के दौरान तो जो अल्पसंख्यक मंत्रालय थे उनके जो अधिकारी कल बैठक के दौरान मौजूद थे उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया। जैसे ही प्रेजेंटेशन दिया तमाम विपक्षी सांसदों ने जो है इस समिति का हिस्सा है उन्होंने आपत्ति दर्ज करवानी शुरू की। उन्होंने जो अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधिकारियों से कई तरह के सवाल पूछे और जो जवाब सामने आए उससे जो विपक्षी सांसद थे जो कि इस समिति का सदस्य है वो असंतुष्ट नजर आए। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि हम जो जवाब चाह रहे थे उस तरीके के जवाब हमको स्पष्टता से नहीं मिल रहे हैं। इसके अलावा जो बिल के प्रावधानों को लेकर के जो समिति के सदस्य जो कानून मंत्रालय के अधिकारी थे उनसे ये समझना चाह रहे थे कि पहले में अब ये बदलाव क्यों किया जा रहा है, इससे क्या जो है असीमित शक्तियां नहीं दे दी जाएंगी कुछ लोगों के हाथों में, तो उनका जवाब भी समिति के जो सदस्यों को नहीं मिल पाया। ये सारी जानकारी सूत्रों के हवाले से निकल के आ रही है और इसी वजह से जब बैठक चल रही थी तो जो सत्ता पक्ष से जुड़े हुए सांसद हैं जो कि समिति के सदस्य हैं और वो सांसद जो कि विपक्ष से आते हैं और वो जो समिति के सदस्य हैं उनके बीच में थोड़ी नोकझोंक भी हुई। जी बहुत शुक्रिया आपका अंकित गुप्ता इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए, वक्फ बोर्ड कानून में बदलाव का मुस्लिम समाज विरोध कर रहा है। एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने जमीयत उलमा हिंद के सदर हैं मौलाना अरशद मदनी, उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इस बातचीत में मदनी ने दावा किया कि वक्फ बिल में बदलाव होगा। अगर आज बदलाव नहीं हुआ तो इंडिया गठबंधन की जब सरकार आएगी तो फिर बदलाव कर देगी। मदनी का कहना है कि यह जमीन पर कब्जे की साजिश है, जमीन हथियाने की सरकार की साजिश, ये कह रहे हैं अरशद मदनी। वक्फ संशोधन बिल को लेकर के एहतिजाज यानी कि विरोध के स्वर लगातार बुलंद हो रहे हैं और जो मुस्लिम संगठन हैं उन्होंने कई मुद्दे उठाए हैं और जो सबसे बड़ा चेहरा है इस देश में वो हमारे साथ हैं मौलाना अरशद मदनी जो जमीयत उलमा हिंद के सदर हैं और साथ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने कुछ मुद्दे उठाए हैं और ये सवाल किया है कि ये जो बिल जो संशोधन विधेयक लाया जा रहा है जो जेपीसी बन गई है आखिर इरादा क्या है। अब सरकार के अपने तर्क हैं, जेपीसी के चेयरमैन के अपने तर्क हैं, तो आखिरकार रास्ता क्या है। बात करने के लिए खुद हमारे साथ में मौलाना अरशद मदनी मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। आपका इस्तकबाल है एबीपी न्यूज़ पर। शुक्रिया जी। और मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आपको क्यों ये लगता है, कुछ वजाहत हम समझना चाहते हैं, जो वजूहात की आप बताएं कि ये जो बिल है वक्फ बिल, आपने एक ख़तरा शब्द का जिक्र किया था, मैंने सुना था, तो ये इतना बड़ा ख़तरा आपको क्यों लगता है, सबसे बड़ी उसकी वजह क्या है? ना, सवाल ये है कि क्या वजह है कि इस बिल को लाया जा रहा है और जो बिल अब तक था और उसके ऊपर मुसलमान सब मुत्तहिद थे और कोई ख़तरा महसूस नहीं, आज उस बिल को बदल करके यानी कलेक्टर के हाथ के अंदर क्यों दिया जा रहा है, क्या चीज़ है इसके अंदर, क्या मसला है? ये क्यों बहुत बड़ा है और इस क्यों का जवाब अगर मैं आपसे पूछूं आपको क्या लगता है क्यों लाया जा रहा है? हम ये समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट की निगाहें सही नहीं हैं, इसलिए कि देखिए औकाफ हमारे जो बादशाहतें थीं ये एक मजहबी मसला है। यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए, गरीबों के लिए जो दौलतमंद लोग होते हैं वो इस तरह के काम करते हैं कि उन्होंने कोई इमारत बनाई और दे दी
कि इसके अंदर जो मुसाफिर आया करेंगे ठहरा करेंगे, मुफ्त ठहरा करेंगे, या कोई ज़मीन दे दी कि इसको काम में लाया जाए और उसकी जो आमदनी हो वो यतीमों के ऊपर खर्च की जाए, ताकि हमारी मौत के बाद जब तक हम जिंदा हैं अच्छे काम करते हैं हमें उसका सवाब मिलता है, लेकिन जब हम मर जाएंगे तो ये चीज़ें चलती रहेंगी और सवाब हमें मिलता रहेगा। ये बुनियाद है अक़ीदा और मज़हब की बुनियाद पर। इसलिए हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने हुकूमत की है तकरीबन 800 साल। इसके अंदर बड़े बड़े वक्फ ज़मीनें, मीलों मीलों की ज़मीनें हैं। जो मुसलमानों की हुकूमत 800 साल की रही है उसके अंदर उन्होंने वक्फ किए हैं लोगों के लिए कि इनके अंदर काम किया जाए। गवर्नमेंट ने उनके ऊपर कब्जे किए हैं, बहुत सी जगहों के ऊपर नहीं। बेंगलोर का पूरा हवाई अड्डा कहा जाता है कि वक्फ ज़मीन के ऊपर बना हुआ है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा वक्फ ऐसा है, बड़ी बड़ी मस्जिदें बनी हुई हैं, इतनी बड़ी, अब यही दिल्ली की जामा मस्जिद बनी हुई है। आप अगर सीकरी में चले जाएं तो वो इससे भी बड़ी मस्जिद है। दिल्ली के अंदर बड़ी बड़ी मस्जिदें बनी हुई हैं जो वीरान पड़ी हुई हैं। ये ऐसी ज़मीनें हैं कि जो आज दिल्ली के अंदर हज़ारों करोड़ की कीमत की ज़मीनें हैं, लेकिन लाया जा रहा है कि इनके मान लीजिए वक़फ़नामे होने चाहिए। इनके वक़फ़नामे कहाँ से मिल जाएंगे? दस्तावेज़ की बात आप कर रहे हैं, जो उनके ज़मीन प्रॉपर्टी के दस्तावेज़ हैं। ये 400 साल पहले की बनी हुई है। कितने इनकलाबात ज़माने के अंदर आ चुके हैं। उसके बाद आज कोई ये कहे कि उनके औक़ाफ़ वक़्फ़नामे जो किसने वक्फ़ की, किसने बनाया, किसको दिया, कुछ पता नहीं है। तो मैं थोड़ा सा फिर पीछे लौटूंगा। आपने एक मुद्दा उठा दिया कि ऐसे तो बहुत सारी मस्जिदें हैं, 400, 500, 600 साल पुरानी है, अब उनका वक्फ़नामा हम कहाँ से दिखाएंगे? तो फिर वही सवाल आ रहा है जो मैंने आपसे पूछा, और इसलिए कह रहा हूँ कि आपने एक ख़तरा शब्द का जिक्र किया था। आपने अक़लियत का जिक्र किया, मुसलमानों का आपने जिक्र किया, और एक ख़तरे का जिक्र किया। तो क्या है वो ख़तरा? क्या ख़तरा यही है कि कल को बुलडोज़र चला दिया जाएगा, उन ज़मीनों को फ़रोख्त कर दिया जाएगा, कलेक्टर को देकर जो चाहेंगे वो फैसला दिलवा देंगे उसके ऊपर। आज की सूरत यह है कि अगर कोई कागज़ नहीं है, आपने ये कह दिया कि ये मस्जिद है वक्फ बोर्ड के अंदर, वक्फ बोर्ड उसको वक्फ मान लेता है, कोई सबूत नहीं है, उसकी शक्ल सूरत मस्जिद जैसी है, इसको कबूल कर लिया जाएगा। इसी तरीके के ऊपर सारी मस्जिदें हैं। आज ये कहते हैं कि उनके पास कोई सबूत नहीं है। आज सबूत नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये हज़ारों मस्जिदें और 50,000 एकड़ ज़मीन सबके ऊपर कब्जा कर लिया जाएगा। बड़ी तादाद में यहाँ मुसलमान रहते हैं, सबसे बड़ी अक़लियत है मुसलमान यहाँ पर। आपको लगता है कि क्या इस स्तर की भी कोई प्लानिंग हो सकती है? क्योंकि सभी मस्जिदों और उनकी ज़मीन भाई प्लानिंग की बात ये है कि हमारे मज़हब के ऊपर हमले हो रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर उन्होंने तय कर दिया है कि हम एक सा सिविल कोड लाएंगे। मुसलमान रहता है वहाँ भी, लाखों की तादाद के अंदर रहता है। कल को दिल्ली के अंदर भी ला सकते हैं ये, अगर इनकी हुकूमत आ जाएगी। प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा सेकुलर सिविल कोड लाएंगे। सेकुलर सिविल कोड, इसका मतलब ये है कि सिविल कोड जो इस वक्त इनके जहन के अंदर है उसको अभी आए नहीं, और जो सिविल कोड कहा जाता है वो सेकुलर नहीं है। कौन होते हैं वो? इस मज़हब के अंदर दखल देने वाला कौन होता है? हम उनके मज़हब में दखल नहीं देते, वो हमारे मज़हब में क्यों दखल देंगे? सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि हर इंसान अपने मज़हब के अंदर आज़ाद है। मुझे आपसे एक बात ये भी समझनी है कि जेपीसी बैठ गई है, उसमें अलग अलग पार्टियों के नुमाइंदे हैं। आप लोग मुलाकातें कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, एनडीए के जो सदस्य दल हैं उनसे भी, जो इंडिया के हैं उनके भी। आपको क्या लग रहा है, क्या ये राजनीतिक दल ये आपके साथ खड़े दिख रहे हैं? बिल्कुल खड़े दिख रहे हैं। ऐसा भी है। अभी कौन कौन आपके साथ खड़ा दिख रहा है? अगर मैं समझना चाहूँ। ये मैं अभी नहीं मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, लेकिन देखिए एक बात है
मैं कहता हूँ कि ये जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, हम नहीं समझ रहे थे कि इसकी सियासत क्या है, लेकिन इन्होंने इलेक्शन से पहले जब मोदी जी की ये तकरीरें आईं और उन्होंने ये बात मुसलमान और इस्लाम के ख़िलाफ़ करनी शुरू की और ये समझा कि वो हिंदू वोट को एक तरफ और मुस्लिम वोट को दूसरी तरफ कर लेंगे और इसमें कामयाब हो जाएंगे, तो उस वक्त उन्होंने ये जो गठबंधन है उसने अपने मैनिफेस्टो के अंदर ये बात कही कि हम हिंदुस्तान की हर मजहबी अक़लियत को अपने मज़हब के ऊपर चलने की आज़ादी देंगे। ये राहुल गांधी ने ये बात कही थी। राहुल गांधी ने ये चुनाव के पहले कहा था कि हर अक़लियत को अपने मजहब के अनुसार चलने की आज़ादी देंगे हम भी समझते हैं कि वो मसला ख़त्म हो गया है और इसी का नाम सेकुलरिज्म है। तो राहुल गांधी ने जो कहा था उस पर एतमाद है आपको? एतमाद है। तो अभी जब ये मसला हुआ है तो आप, चूंकि ये मामला जेपीसी में है, उसमें सियासी पार्टियां हैं, तो क्या कुछ आपकी कोई बातचीत हुई है? आपकी बात ना, बातचीत चल रही है, बातचीत हो भी रही है। हाँ, कुछ कांग्रेस से कोई आश्वासन आपको कि वो इस मुद्दे पे? नहीं, अभी हमारी किसी कांग्रेसी से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन बातचीत हमारी जमातें तो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर हैं, सब सूबों के अंदर है, हम वहाँ काम कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल ये है कि ये जेपीसी तो उन्होंने बना दी है, आपको क्या लगता है आप कामयाब होंगे इस बिल को संसद में रोकने में? अगर नहीं हुए तो दूसरा रास्ता आपके पास क्या होगा? नहीं, हमारे पास कोई, हम ये समझते हैं कि ये बदला जाएगा, आज बदला जाएगा। अगर आज न बदला गया खुदा न ख्वास्ता, तो इस गवर्नमेंट के बाद दूसरी गवर्नमेंट आएगी, वो बदलेगी। इंडिया गवर्नमेंट जो है, इंडिया गठबंधन की जो सरकार आएगी, ये एतमाद है आपको? हाँ। एक एहतजाज की बात आपने की, विरोध की बात आपने कही कि इस कानून के दायरे में, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी भी आपके साथ थे जो अध्यक्ष हैं बोर्ड के, उन्होंने कहा कानून के दायरे में हम ज़रूरत पड़ी तो हम ऑल नेशन वाइड एक कॉल दे सकते हैं एहतजाज की। तो ये आखिर इसके पीछे की आप लोगों की सोच क्या है? सबको एक साथ इस मुद्दे पर एक पिच पर लाना है, सब लोग एक साथ नॉर्थ से लेकर साउथ तक सब इस मुद्दे पे साथ हैं, ये है? यही मतलब है। हम सड़कों के ऊपर नहीं आते, मुल्क के अंदर बदअमनी नहीं पैदा, हमारी लड़ाई हुकूमत से है, जनता से लड़ाई नहीं। ये आपने पिछली बार भी कहा था और आपने बाकायदा अपील की थी कि सड़कों पर ना आए, जब ये इसके पहले सड़कों पर आने से मुकाबला हो जाता है जनता का जनता से। हम वो बदअमनी नहीं मुल्क में पैदा करना चाहते, हमारी लड़ाई हुकूमत से है। इस बुनियाद के ऊपर हम हुकूमत के ऊपर दबाव डालेंगे, ये नहीं मानेंगे तो वो हुकूमतें जो अपनी अपनी जगह सूबों के अंदर सियासत कर रही हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, नेपाल में बड़ा हादसा हुआ है। ये बस हादसा है जिसको लेकर नेपाल से जानकारी मिल रही है। नेपाल में भारतीय बस नदी में गिर गई है। भारतीय बस में 40 लोग सवार बताए जा रहे हैं। नेपाल के तनाहुन जिले में ये बस हादसा हुआ है। ये बस जो है वो काठमांडू जा रही थी और बीच रास्ते में ही बस नदी में जा गिरी। तस्वीरें आपके सामने हैं, घटनास्थल से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये भारतीय बस जिसमें 40 लोग सवार बताए जा रहे हैं, नेपाल का तनाहुन जिला, और यहीं तनाहुन जिले में ये बस हादसा हुआ है। ये बस जो है वो काठमांडू की ओर जा रही थी, भारतीय बस जिसमें 40 लोग सवार थे। फिलहाल मौके पर राहत कर्मी पहुंचे हुए हैं। वहां पर राहत और बचाव के काम को अंजाम देने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन आप इस जगह को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय कितनी मुश्किल पेश आ रही होगी। ये पहाड़ी इलाका और यहाँ पर रह रहकर बारिश हो रही है। इसी के साथ ये जिस ढलान से बस नीचे की तरफ गिरी है, वहाँ नीचे आप नदी को बहता हुआ देख रहे हैं। ऐसे में इस ढलान पर खासी फिसलन, यहाँ पर अब राहत और बचाव कर्मी दल जो पहुंच रहा है मौके पर मदद पहुंचाने के लिए। भारतीय बस और इस बस में 40 लोग सवार बताए जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी वीरेंद्र इस समय मौजूद हैं, काठमांडू से जुड़ गए हैं। जरा जानते हैं वीरेंद्र से उनके पास और क्या डिटेल्स और क्या जानकारी इस हादसे को लेकर। वीरेंद्र,
जी रोमाना, क्या जानकारी और मिल रही है? जी रोमाना, ये पोखरा से काठमांडू के लिए ये बस आ रही थी। और पोखरा जो नेपाल का एक पर्यटकीय स्थल भी माना जाता है, पर्यटकीय शहर भी माना जाता है। पोखरा से काठमांडू के लिए बस आ रही थी और बीच में एक मर्स्यांगदी नदी पड़ता है। मर्स्यांगदी नदी में ये जो है बस गिर गई है। अभी हालांकि डिटेल्स जानकारी नहीं आ पाई है। 40 लोग इसमें सवार थे, सारे लोग टूरिस्ट थे, यानी कि नेपाल घूमने के लिए आ रहे थे। और नेपाल कोई भी लोग आते हैं तो पोखरा जाते ही हैं। तो ये सभी भारतीय नागरिक बताए जा रहे हैं क्या? आ रहे थे। इसको लेकर कोई जानकारी मिल रही है क्या? जी बिल्कुल, 40 लोग सवार थे और 40 लोग सारे भारतीय थे। अब ये गाड़ी में सारे भारतीय टूरिस्ट थे जो भारत के लोग नेपाल घूमने के लिए आए थे। पुलिस ने ऐसा ही बताया है। वीरेंद्र शाही है उस एरिया के पुलिस के इंचार्ज। वीरेंद्र शाही से मेरी बात हुई तो वीरेंद्र शाही का भी कहना यही हुआ कि सारे टूरिस्ट लोग थे और वो बस जो है नदी, मर्स्यांगदी नदी पड़ता है रास्ते में, नदी में गिर गई है। और बाकी उनको राहत और बचाव कार्य के लिए लोकल पुलिस, सशस्त्र पुलिस, एपीएफ, सेना, ये लोग जो है लग गए हैं। ये हादसा किस समय हुआ है? ये हादसा, इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है वीरेंद्र? जी अभी तकरीबन आधा घंटा पहले ये खबर आई है। अभी भी मेरा बात हुआ था वीरेंद्र शाही से, तो उन्होंने बताया कि तकरीबन 1 घंटा पहले का ये घटना है और बाकी उनका बचाव, राहत का कार्य करने का कोशिश किया जा रहा है। ये पोखरा से काठमांडू के लिए बस आ रही थी। पोखरा से काठमांडू जा रही थी ये बस और पोखरा जो है वो एक टूरिस्ट स्टेशन है। बस यूपी नंबर की, बस में 40 यात्री सवार थे। 40 के 40 यात्री भारतीय बताए जा रहे हैं। अभी 1 से 1.5 घंटा पहले के करीब ही ये हादसा हुआ है और फिलहाल जो राहत और बचाव कर्मी दल है वो मौके पर पहुंच गया है। इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव, मेरे साथ है मेरी सहयोगी स्नेहलता। हम आपको एक बड़ी खबर बताने जा रहे हैं बुलेटिन की शुरुआत में। नेपाल में बहुत बड़ा हादसा हुआ है। नेपाल में भारतीय बस नदी में गिर गई है। बस में 40 लोग सवार थे। नेपाल के तनाहुन जिले में यह बस हादसा हुआ है। बिल्कुल, काठमांडू की तरफ जा रही बस नदी में गिरी है। ये बड़ा हादसा नेपाल से इस वक्त की खबर मिल रही है। तनाहुन से काठमांडू की तरफ जा रही थी। ये टूरिस्ट बस थी बताया जा रहा है। 40 लोग इस बस में सवार थे और भारतीय बस थी। जाहिर तौर पर टूरिस्ट बस जो इंडिया से नेपाल की तरफ आगे बढ़ी। और ये वो तस्वीरें, नदी में इस बस के गिरने की तस्वीरें, आसपास लोगों का जमावड़ा और इस बस के गिरने के बाद अब रेस्क्यू और राहत और बचाव के काम की तस्वीरें आपके सामने हैं। नदी का तेज बहाव और इसके किनारे तमाम लोग तलाश रहे हैं अगर किसी के पाने की या फिर कोई सुराग पाने की, क्योंकि ये 40 लोगों के बस के दुर्घटनाग्रस्त होने बाद की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। किस तरीके से लोगों को बचाया जा रहा है, ब्लर है, कुछ तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है। टूरिस्ट बस जो इंडिया से नेपाल की तरफ जा रही थी, तनाहुन के पास ये बड़ा एक्सीडेंट और पूरी की पूरी बस नदी में जा गिरी और इस नदी से लोगों को तलाशा जा रहा है, इन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है। टीमों के साथ देख सकते हैं आप कि लोकल लोग भी दिखाई दे रहे हैं जो वहां मदद के लिए बाहर आए हैं। लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। 40 लोग इस बस में सवार थे। यूपी नंबर की ये बस थी और नेपाल के लिए घूमने के लिए पोखरा से काठमांडू, और आपको बताएं पोखरा भी टूरिस्ट स्पॉट है, काठमांडू की तरफ ये बस बढ़ रही थी जहां बीच में ये हादसा पेश आया। लोकेशन तनाहुन बताई जा रही है। बस में गिरने के बाद का मंजर आपके सामने है। घायलों को बाहर निकाला जा रहा है या क्या कंडीशन है इसकी डिटेल्स पर इंतजार अभी भी निगाहें, लेकिन सबसे फौरी तौर पर जो जरूरी काम है वो है राहत और बचाव का। इन लोगों को बचाने की कोशिश जो इस बस में जीवित या जिंदा इस तेज बहाव वाली नदी के बीच में बस की कंडीशन आपके सामने है। जिस तरीके से बस पूरी तरीके से पलट करके नदी में दिखाई दे रही है, लोगों को बचाने की जद्दोजहद टीम्स के साथ लोकल लोग भी कर रहे हैं। ये विचलित करने वाली तस्वीरें हैं क्योंकि भीषण हादसा, ये बस पूरी की पूरी 40 लोगों के साथ जो काठमांडू की तरफ जा रही थी, पोखरा से तनाहुन लोकेशन इस तरीके से गिरी है नदी के तेज बहाव में, चट्टानों के बीच। और बस की हालत देखिए आप, लोगों को बचाने की कोशिश, जद्दोजहद, वहां की टीम्स के साथ लोकल लोग भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में जिन लोगों को बचाने की कोशिश सबसे पहले की जाए, फर्स्ट एड दी जाए, उसके बाद की डिटेल्स देखी जाएंगी कि इस बस के बारे में जो जानकारी है वो यूपी नंबर की थी और यूपी के नंबर की ये टूरिस्ट बस थी। लोग पोखरा पहुंचे थे और पोखरा से काठमांडू की तरफ आगे बढ़ रहे थे।
आ गई हैं तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कीव पहुंचे हैं उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रेन से उन्होंने यात्रा की और फिलहाल वो कीव में थे, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये यात्रा काफ़ी अहम है इस समय जब यूक्रेन में लगातार जंग चल रही है, पिछले 2.5 साल से लगातार युद्ध जारी है। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। भारतीय समुदाय जो यूक्रेन में रहता है उससे तो काफ़ी उम्मीद है ही, उसके अलावा दोनों देशों के रिश्तों पर इसका काफ़ी असर पड़ेगा और ये ग्लोबल जो एक छवि है भारत की उस पर भी काफ़ी असर पड़ेगा, क्योंकि हम वैसे भी वसुधैव कुटुंबकम के लिए जाने जाते हैं। और आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ट्रेन से उतरे थे कीव में उस वक्त की तस्वीर आ गई है जो हम आपको दिखा रहे हैं। शांति का पैगाम लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। इससे पहले भी जब वो संबोधित कर रहे थे तो अपने संबोधन में पीएम मोदी ने बताया था कि भारत हमेशा से युद्ध का पक्षधर नहीं रहा है, शांति का पक्षधर रहा है, वो शांति फैलाता है और जब भी कोई देश संकट में आता है तो भारत सबसे पहले हाथ बढ़ाता है, सबसे पहले भारत आगे आता है। चाहे कोरोना के समय में पूरी दुनिया ने देखा या फिर दूसरी परिस्थिति जब भी हो, देश कोई भी देश अपने विषम परिस्थितियों में जूझ रहा हो तो भारत सबसे आगे दिखाई देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो तस्वीर है, 7 घंटे के लिए पीएम जो है वो कीव में रहने वाले हैं। कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। ज़ेलेंस्की भी यहाँ पर पहुंचने की खबर थी, उनकी तस्वीरें भी जब आएंगी तो हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल ये तस्वीर काफ़ी अहम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय यूक्रेन में है, कीव में, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आपको ये भी बताते चले कि 30 साल के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन में पहुंचा है। बिल्कुल, और वो भी उन परिस्थितियों में जब 2.5 साल से यूक्रेन युद्ध की स्थिति से गुजर रहा है और पूरे विश्व में यूक्रेन की स्थिति पर पूरी दुनिया नजर बनाए हुए है। ऐसे में यूक्रेन में कौन आ रहा है, किससे कितनी बातें हो रही हैं, सब कुछ बहुत मैटर करता है जियोपॉलिटिकल लेवल पर। ऐसे में इंडिया की तरफ से हाथ जोड़कर नमस्ते करते हुए आप देख सकते हैं वहां के ऑफिसर्स हैं जिन लोगों ने ग्रीट किया है। और 10 घंटे का लगभग सफर है पोलैंड की राजधानी से सीधा ट्रेन से आना, यही इकलौता सेफ जरिया है जिससे ट्रैवल किया जा सकता है। फ्लाइट सस्पेंड है। ऐसी कंडीशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचना, वहां पर डेलीगेट्स वहां पर उनका स्वागत करने के लिए जो वहां की टीम है, इसके अलावा सिक्योरिटी के मद्देनजर आपको बताएं हमारे एसपीजी के जवान तो है ही, यूक्रेन की तरफ से भी जितने सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं वो एक्टिवेटेड हैं और तमाम सुरक्षा के पैरामीटर के मद्देनजर, प्रोटोकॉल के मद्देनजर चीजें हैं। लेकिन उस बीच में वहां के लोगों ने नमस्ते करते हुए कैसे स्वागत किया, कैसे वेलकम किया। इस लगभग 10 घंटे की ट्रेन यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कीव पहुंचे थे और उनका स्वागत करने के लिए लाइन से कतार में लगे हाथ जोड़े हुए आपको यूक्रेन के लोग दिखाई दे रहे हैं। मंत्री या फिर वहां से जुड़े लोगों की ये लाइन है जो ग्रीट करने की जिम्मेदारी उनको ज़ेलेंस्की की तरफ से मिली होगी, वहां की सेना की तरफ से, क्योंकि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां की भी जो टीम है वो एक्टिवेटेड है इस वक्त हमारे एसपीजी के साथ और उन लोगों ने पूरा घेरा बनाया हुआ है। यहां से होटल पहुंचने का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वहां पर थोड़ा सा वक्त और उसके बाद ये वक्त शुरू होता है 7 घंटे का जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। फिलहाल तो लंबा सफर ट्रेन से उन्होंने तय किया है, 10 घंटे, जहां वॉर्सॉ से ये ट्रेन चली है। ट्रेन इकलौता जरिया आपको बता दें इस वक्त यूक्रेन में सफर करने का, इसलिए प्रधानमंत्री यहां पर 10 घंटे का सफर करके पहुंचे हैं। तो उनको वेलकम करने के लिए, उनको स्टेशन पर ग्रीट करने के लिए यूक्रेन की तरफ से ऑफिसर्स हैं, वहां के आर्मी, यहां के फोर्सेस से जुड़े लोग हैं जो इस वक्त आपको हाथ जोड़े सैल्यूट करते दिखाई दे रहे हैं। वहां किस तरीके से आने वाले मेहमानों को ग्रीट किया जाता है, उसके लिए मौजूद लोगों की जैसी कंडीशन है यूक्रेन की पूरी दुनिया में नहीं छुपी है। बहुत टफ कंडीशन, लगातार तनातनी और तनाव के बीच का ये दौरा है जहां रशिया के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे कीव हैं, यूक्रेन है। 1 महीने का गैप भले हो लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट विजिट है। ऐसे में यूक्रेन की तरफ से टफ सिचुएशन में कैसे वेलकम किया जा रहा है प्रधानमंत्री का, सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। हमारे एसपीजी के जवान तो वहां तैनात हैं ही, उन्होंने पहले से पोजीशन ले रखी है जैसा कि प्रोटोकॉल होता है। इसके अलावा वहां के भी गवर्नमेंट की ओर से ये पूरी सिक्योरिटी मेजर्स हैं, इसीलिए आपको कुछ लोग वर्दी में भी दिखाई दे रहे होंगे और जैसे प्रोटोकॉल भी होता है, कोई बड़ा मेहमान, बड़े
बड़े डेलीगेट के आने पे उनका स्वागत किया जाता है। तो वहां के जो संबंधित अधिकारी, पॉलिटिशियंस, वो इस वक्त ग्रीट करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। 7 घंटे का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। अब यहां से सीधे वो होटल जाएंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी जगविंदर पटियाल लगातार इस विजिट पर नजर बनाए हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं जो कीव से सीधा जुड़े हैं। जगविंदर जी, जरा बताइए कि अब सीधे होटल जाना होगा, वहां कितना वक्त लगेगा, टाइमलाइन क्या है? देखिए, थोड़ी देर में प्रेसिडेंशियल हाउस में मीटिंग होगी मोदी की। वो होटल पहुंच चुके हैं। होटल पहुंचने के बाद भारतीय डायस्पोरा से मिल चुके हैं और अब उनकी थोड़ी देर में गांधी जी की प्रतिमा पर जाकर वहां अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और उसके बाद जो है वो प्रेसिडेंशियल हाउस में अभी थोड़ी देर में वहां पर एंट्री शुरू हो चुकी है और वो प्रेसिडेंशियल हाउस में जाकर जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे और उस भेंटवार्ता में निकल कर आएगा कि पीस प्रोसेस के लिए आखिरकार किस तरह से पहल हो सकती है या पीस प्रोसेस की दिशा में क्या कदम आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा जगविंदर जी, ये कुछ लोग ग्रीट करते दिखाई दे रहे हैं रेलवे स्टेशन पर, कौन कौन से लोग हैं, किस तरीके से ग्रीट किया गया? ये काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ डिग्नेटरीज के लोग पहुंचे थे और उन्होंने उनको रिसीव किया है और रिसीव करने के बाद उनको लेकर आया गया है यहाँ पर। ओके, ज्यादा कुछ डिटेल्स तो नहीं हो सकती क्योंकि लाइव और जैसा कि आपने बताया था कि बहुत टेलीकास्ट पे रोक लगी है। इस बीच में क्या वो श्रद्धांजलि देने पहले जाएंगे या फिर पहले मीटिंग होनी है? नहीं, मीटिंग बाद में होगी। पहले उनकी तरफ से श्रद्धांजलि दी जाएगी और उसके बाद मीटिंग होगी। लेकिन मीटिंग ही सबसे बड़ा एजेंडा है यहाँ का। प्रधानमंत्री के पहुंचने के बाद उन्हें रिसीव किया गया। जेलेंस्की के नुमाइंदे जो थे वो वहां पर पहुंचे थे उन्हें रिसीव करने के लिए। लंबी ट्रेन यात्रा तय करने के बाद होटल पहुंचे प्रधानमंत्री। होटल पहुंचने के बाद डायस्पोरा से मिले। ये 2 इवेंट हो चुके हैं। बिल्कुल। और थोड़ी देर में वो जो है वो गांधी जी बिल्कुल जगविंदर जी, आने वाले कार्यक्रम पे हमारी नजर रहेगी। आपके जरिए जो भी डिटेल्स आएंगी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। कीव में भारतीयों ने पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम के यूक्रेन दौरे पर पूरी दुनिया की नजर। तो यूक्रेन की राजधानी कीव में बड़ी संख्या में जुटे भारतीय मोदी से मिलकर शख्स का दावा कि मोदी ने कहा युद्ध रुकवाइए, तो मोदी ने जवाब दिया अब मैं आ गया हूं। वहां पर भारतीयों का जोरदार स्वागत करते हुए तस्वीरें आई सामने। लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ सेल्फी ली, पिक्चर्स क्लिक की। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, पीएम मोदी जब तक यूक्रेन में रहेंगे तब तक रूस बड़े हमले नहीं करेगा। यूक्रेन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। कीव में पीएम मोदी की सुरक्षा में भारत की एसपीजी के जवानों की तैनाती। अलर्ट पर सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन के जवान। कीव पहुंचा एबीपी न्यूज। भारतीय व्यापारियों के साथ बातचीत की। व्यापारी बोले प्रधानमंत्री के दौरे के बाद अब उन्हें मिलेगा काफी फायदा, अब शक की नजर से नहीं देखा जाएगा। कीव में भारतीय व्यापारियों से एबीपी न्यूज ने की स्थानीय मुद्दों पर बातचीत। रूस के साथ युद्ध के चलते व्यापार पर बड़ा असर पड़ा। युद्ध की वजह से महंगाई भी बढ़ी। रूस के साथ भारत के अच्छे रिश्तों के चलते यूक्रेन के लोगों को भरोसा, कहा युद्ध रोकने में अहम भूमिका निभा सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। भारत की मदद से रोक सकता है युद्ध। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर यूक्रेन के पूर्व प्रधानमंत्री यूलिया टिमोशेंको का बयान। कहा कि पीएम मोदी हमारे लिए महान व्यक्ति हैं, उनके दौरे से यूक्रेन में शांति व्यवस्था कायम करने में मदद मिलेगी। यूक्रेन रवाना होने से पहले पीएम मोदी का शांति संदेश। कहा शांति बहाल करने के लिए भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार। किसी भी संघर्ष का समाधान युद्ध के मैदान में नहीं निकाला जा सकता। पोलैंड यात्रा को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा मेरी पोलैंड यात्रा बेहद खास रही। दशकों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने पोलैंड की धरती पर कदम रखा है। पोलैंड के साथ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होने की उम्मीद। उत्तर प्रदेश में आज हो रही है कांस्टेबल भर्ती परीक्षा। हर जिले के सेंटर्स पर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम। 31 अगस्त तक चलेगी ये परीक्षा। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर के गाजियाबाद, वाराणसी, मेरठ समेत दर्जनों जिलों में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं कैंडिडेट। पेपर लीक के चलते फरवरी में रद्द की गई थी ये परीक्षा। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए प्रशासन ने किए विशेष इंतजाम। सीसीटीवी के जरिए परीक्षा केंद्रों पर रखी जा रही है नजर। निगरानी के लिए कमांड सेंटर भी बनाए गए। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए मेरठ के डीएम की चेतावनी। कहा एग्जाम को लेकर व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई गई तो होगी कड़ी कार्रवाई।
कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर गोरखपुर में गड़बड़ी की खबर। एसटीएफ ने गड़बड़ी के शक में श्रावस्ती में तैनात महिला कांस्टेबल पिंकी सोनकर को हिरासत में लिया। कांस्टेबल के मोबाइल से मिले 5 एडमिट कार्ड। ओडिशा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान जबरदस्त हंगामा। स्पीकर की कुर्सी तक पहुंचे विपक्षी विधायक। गजम जिले में शराब त्रासदी को लेकर बवाल किया। आबकारी मंत्री के इस्तीफे की मांग की। 8वें दिन पूछताछ के लिए सीबीआई दफ्तर पहुंचे आरजी कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष। पिछले 7 दिनों में सीबीआई कर चुकी है 88 घंटों से ज्यादा की पूछताछ। कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई की जांच तेज हुई। अब तक 73 लोगों से पूछताछ कर चुकी है सीबीआई। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के पॉलीग्राफ टेस्ट को मंजूरी। 4 ट्रेनिंग डॉक्टर्स का भी पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। सीबीआई को लगता है पूछताछ में ये लोग सच नहीं बता रहे हैं। दिल्ली एम्स और आरएमएल के रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म हुई। सीजीआई के काम पर लौटने की अपील। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल को खत्म करने का ऐलान किया। महाराष्ट्र के बदलापुर में जगह जगह लगे मराठी भाषा में पोस्टर के जरिए बदलापुर में हुई घटना का विरोध जताया गया। लिखा, बदलापुर में ओछी राजनीति नहीं होनी चाहिए। बदलापुर में नाबालिग बच्चियों से यौन उत्पीड़न केस में एसआईटी ने दूसरी बच्ची का भी बयान दर्ज किया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कल लगाई थी फटकार। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुई खौफनाक वारदात। नाबालिग बच्ची की रेप के बाद हत्या हो गई। खेत से बरामद हुआ बच्ची का शव। बदलापुर के बाद कोल्हापुर में बच्ची से दरिंदगी। सड़क पर उतरे उद्धव गुट के कार्यकर्ता। कोल्हापुर में किया विरोध प्रदर्शन। सूत्रों के मुताबिक वक्फ संशोधन पर जेपीसी की पहली मीटिंग में सांसदों के बीच हुई तीखी नोकझोंक। संशोधन विधेयक के विरोध में विपक्षी सांसद हैं। जेपीसी की बैठक में विपक्षी दलों ने की बिल को रिजेक्ट करने की मांग। सूत्रों के मुताबिक संशोधन बिल को बताया धार्मिक स्वतंत्रता और कई अन्य कानूनों का उल्लंघन। जमीयत उलेमाए हिंद के चेयरमैन मौलाना अरशद मदनी का दावा, वक्फ बिल बदलेगा। अगर आज न बदला तो जो दूसरी गवर्नमेंट आएगी वो बदलेगी। भरोसा है इंडिया गठबंधन की सरकार बदल देगी बिल। वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे मुस्लिम संगठन एआईएमपीएलबी के अध्यक्ष ने कहा, सरकार में शामिल पार्टियां हमारे साथ हैं। सरकार मुसलमान की सलाह से कानून बनाए तो हम साथ देंगे। एआईएमपीएलबी के दावे पर कांग्रेस नेता राजेश राठौड़ ने कहा, अगर चिराग, नीतीश और नायडू केंद्र सरकार के खिलाफ हैं तो बोलते क्यों नहीं? सरकार से समर्थन वापस क्यों नहीं लेते? चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग की पहली सालगिरह। आज मनाया जा रहा है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। पीएम ने एक्स पर पोस्ट किया, हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिक के योगदान की सराहना करने का दिन। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के मौके पर दिल्ली में भारत मंडपम में लगाई गई प्रदर्शनी लगाई गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतरिक्ष से जुड़ी भारत की उपलब्धियों को देखा।